हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको अपने एग्ज़ाम में वही सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सारे चैप्टर्स की समरी भी कराऊंगा। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो से कितनी हेल्प मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं हमारे इस सब्जेक्ट के सिलेबस की। और इस सब्जेक्ट के सिलेबस में हमारे पास है 3 यूनिट। अब 3 यूनिट में हमारे पास टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें से यूनिट 1 में हमारे पास स्टोरीज़ हैं, यूनिट 2 में हमारे पास पोएम्स हैं, और यूनिट 3 में हमारे पास प्रोज हैं। अब यूनिट 1 में जो स्टोरी वाली यूनिट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी है, जो कि है बाय द सी, और ये किसने लिखी है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने। यूनिट 2 में हमारे पास 4 पोएम्स हैं, और उन पोएम्स का नाम है, पहली पोएम का नाम है फेबल्स ऑफ द मरमेड एंड द ड्रंक्स, सेकंड पोएम है नेम्स, थर्ड पोएम है बेरेट द मिस्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड, और फोर्थ पोएम है शुक सिल्वर। अब यूनिट जो थर्ड है, उसमें हमारे पास 3 चैप्टर हैं, जिसमें थर्ड चैप्टर के 2 पार्ट हैं, और ये सारे प्रोज हैं। अब जो पहला प्रोज है वो क्या है? बाल्थसार्स मार्वेलस आफ्टरनून। और सेकंड जो प्रोज है वो है द ब्लू पॉकेट। और जो थर्ड है वो है डिकोलोनाइजिंग द माइंड, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन टुवर्ड द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रगल, और सेकंड पार्ट है द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। अब ये तो हो गया हमारा सिलेबस। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है इस सब्जेक्ट का, वो कैसा है। अब देखो, क्वेश्चन पेपर जो सबसे पहला है इसका, वो कितने नंबर का होता है? 75 मार्क्स का होगा। और कितने घंटे का होगा? 3 आवर्स का होगा। 2 पार्ट्स होंगे, ये तो आपको पता ही है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब जो पार्ट ए में 3 क्वेश्चन होंगे, वो आपके कितने नंबर के होंगे? 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का। और पार्ट बी में कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन वो 15 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 45 मार्क्स का। यानी कि 45 मार्क्स और 30 मार्क्स, यानी कि कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए आपके 75 मार्क्स। अब देखिए, अगर आपको ड्यू सोल से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स जल्द से जल्द चाहिए, जैसे कि ऐसे इंटरनल असेसमेंट शुरू होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि इंटरनल असेसमेंट शुरू हो गए और उनके छूट जाते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट चाहिए जल्दी से जल्दी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स भी डाउनलोड करने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके वो सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, जो कि है यूनिट 1 का पहला चैप्टर बाय द सी। अब इस चैप्टर में क्या है? ये चैप्टर पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है। किसके द्वारा रिटन है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह के द्वारा। अब ये जो नॉवल है, ये किस बारे में है? ये कौन सी थीम्स को एक्सप्लोर करती है? एग्जाइल, माइग्रेशन, मेमोरी, आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ रिफ्यूजीज। यानी कि एग्जाइल, जैसे कि किसी को अपने ही देश से बाहर निकाल दिया, या फिर माइग्रेशन की कोई अपना देश छोड़ के दूसरे देश में काम करने आया, या फिर मेमोरी कि अगर कोई जगह छोड़ के आ गया तो उसको अपनी जो जगह है वहाँ की याद आ रही है, या फिर उसकी उस जगह पे आइडेंटिटी वो अपनी समझ नहीं पा रहा, या फिर कॉलोनियलिज्म, किसी ने उनकी जगह पे आके अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, कॉलोनी बना लिया उस जगह को। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये स्टोरी है, और ये एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है, यानी कि कॉलोनियल एरा के बाद की नॉवल है। तो अभी जो नॉवल है ये किसके साथ शुरू होती है? इस नॉवल में हम बात करते हैं सलेह ओमार की, जो क्या है? एक बूढ़ा आदमी है। कहाँ से? जंजीबार से, जो कि इंग्लैंड में आया है। कहाँ पे आया है? इंग्लैंड में आया है। किस लिए? असाइलम सीकर के लिए, मतलब कि वो एक असाइलम ढूंढ रहा है। कहाँ से आया है? जंजीबार से। और आया कहाँ है? इंग्लैंड में आया है। अब वो अपने साथ एक स्मॉल बॉक्स ऑफ इंसेंस रखता है, यानी कि इंसेंस होता है जिससे कि धूप, जैसे कि धूप या अगरबत्ती। तो अपने पास एक छोटा बक्सा रखता है, जिसमें क्या होता है? धूप या फिर अगरबत्ती, इंसेंस होती है। और एक झूठे पासपोर्ट से आता है, झूठा पासपोर्ट होता है, मतलब नकली पासपोर्ट होता है उसके पास, जिसमें उसका नाम होता है रजाब शबान महमूद। यानी कि उसका असली नाम तो सलाह उमर होता है, लेकिन उसका जो पासपोर्ट में नाम होता है वो होता है रजाब शबान महमूद। अब क्या होता है कि जब वो एयरपोर्ट पे होता है, तो वो क्या किस चीज़ की एक्टिंग करता है कि उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और जब भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स, यानी कि वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो उससे कुछ सवाल पूछते तो वो चुप ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो असाइलम को ढूंढ रहा है,
इसलिए वो क्या करता है, एक टेम्पररी अकोमोडेशन में चले जाता है जहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उसे क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती हैं उसके केस को। अब जब स्टोरी आगे बढ़ती है ना, तो जो सलाह है, सलाह उमर यानी कि जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो क्या करता है, वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करता है। कहाँ की, जब वो कहाँ रहता था, ज़ंज़ीबार में रहता था। तो वो याद करता है कि उसके पास एक खुद की फर्नीचर शॉप थी, यानी कि वो एक फर्नीचर शॉप का ओनर था और एक पीसफुल और कंफर्टेबल लाइफ जीता था। लेकिन क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल टेंशन और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से स्लोली स्लोली क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ, उसकी स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। उसकी जो लाइफ है वो किससे कनेक्ट हो गई, एक दूसरी फैमिली से कनेक्ट हो गई। किस वजह से, डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी की वजह से डिस्प्यूट हुए थे ना, उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो किससे कनेक्ट हो गई, एक दूसरी फैमिली से। और जो उनके डिस्प्यूट थे वो किसके ऊपर थे, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और बिट्रेयल के ऊपर थे। अब बाद में क्या होता है, जो स्टोरी है वो लतीफ़ महमूद पर ट्रांसफ़र करती है। यानी कि पहले तो हम सलाह उमर की बात करते हैं, लेकिन अब बात आती है लतीफ़ महमूद की। अब लतीफ़ महमूद कौन होता है, ये एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर होता है जो कहाँ रहता होता है, इंग्लैंड में रहता होता है। अब रीडर जो है ना, वो क्या डिस्कवर करते हैं कि जो नेम है सलेह के पासपोर्ट पे रजब शबान महमूद, यानी कि जो सलाह उमर जिसके बारे में पहले बात हो रही थी, बूढ़ा आदमी, उसके जो पासपोर्ट पे नाम है रजब शबान महमूद, ये किसका होता है, एक्चुअली में ये नाम होता है लतीफ़ के फादर का, यानी कि जो लेक्चरर है उसके फादर का नाम होता है। अब ये जो डिस्कवरी वो करता है ना, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में टेंशन आ जाती है और जो रीडर्स होते हैं वो क्या क्यूरियस हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगी। अब क्या होता है, जो सलेह की मेमोरी और लतीफ़ की मेमोरीज है ना, उसके ज़रिए हम क्या देखते हैं धीरे धीरे कि कैसे इन दोनों की जो फैमिलीज़ है उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कि कैसे एक बिजनेसमैन जिसका नाम हुसैन होता है वो क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों की जो फैमिली है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग को बनाने में। और प्रॉपर्टी, और जो इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, वो तो हमें पता ही है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली बिटरनेस और चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इन पोस्ट कॉलोनियल ज़ांज़ीबार। जिससे क्या होता है, दोनों सलाह और लतीफ़ दोनों को क्या मिलता है, पेन और सफरिंग मिलता है। उनकी जो लाइफ है वो किससे इन्फ्लुएंस हो जाती है, लार्जर फोर्सेस से। जैसे कि जो क्या होती हैं लार्जर फोर्सेस, कॉलोनियल रूल, सोशल अनरेस्ट या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब होता क्या है, ये जो इवेंट्स है ना, इनके फ्यूचर को शेप करते हैं, इनकी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, अब जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ती है, जो सलाह है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसका घर खो गया उससे, मतलब कि कैसे उसने अपने घर को खो दिया, अपनी डिग्निटी को खो दिया और अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को खो दिया। और जो लतीफ़ है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है, कैसे कि कैसे वो माइग्रेट करके ज़ांज़ीबार से आया इंग्लैंड, कैसे वो अकेला पड़ गया, कैसे वो अपने होमलैंड से सेपरेट हो गया। अब क्या होता है, इन दोनों की जो स्टोरी होती है ना, उसमें जो मेमोरी है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि जो लोग हैं वो अलग अलग इवेंट्स को अलग अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या करते हैं, याद करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ से मेरे को बहुत अच्छा हुआ लेकिन मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ, तो हम दोनों की मेमोरी में वो एक एक्शन क्या कहते हैं, बहुत डिफरेंट मतलब एस्पेक्ट के साथ हम बताएंगे, अगर किसी को बात बताएंगे तो। अब इवेंचुअली क्या होता है, जो सलाह है ना वो लतीफ़ से मिलता है, कहाँ पे, इंग्लैंड में मिलता है लतीफ़ से। इससे क्या होता है, जो उसके बाद क्या होता है, जैसे इन दोनों की फैमिली ज़ांज़ीबार में तो एनिमीज़ होती है, तो एनिमी बनने की जगह वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की दर्द को समझते हैं और जो हिडन ट्रूथ होते हैं ना वो रिवील होते हैं और उनकी जो ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं, जिससे कि जो दोनों ही आदमी हैं वो अपने पास्ट के बर्डन को फेस कर पाते हैं। अब एंड में क्या होता है, जो नॉवल है उसमें क्या होता है, होप और रिकन्सिलेशन जो है वो ऑफ़र की जाती है कि कैसे हमें होप करनी चाहिए रिकन्सिलेशन के लिए, फॉरगिवनेस के लिए, या फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ हमारी नॉवल जो है यहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है, बाय द सी। अब इसमें क्या है कि कैसे जो लोग अपने घरों को छोड़ के आते हैं अपनी मर्ज़ी से या अपनी बिना मर्ज़ी के सिचुएशंस के थ्रू, ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो कैसे उनके साथ मतलब उनके ऊपर क्या बीतती है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, क्या उनको लोनलीनेस फील होता है, नहीं होता। तो ये सब हमें लतीफ़ और सलाह के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारी यूनिट 2, क्योंकि हमारे यूनिट 1 में एक ही चैप्टर था, तो अब बारी आती है यूनिट 2 की। यूनिट 1 यूनिट जो 2 है, यूनिट 2, इसमें हमारे पास 4 पोएम्स हैं, जिसमें से हम एक पहली करते हैं हम कि यूनिट 2 चैप्टर नंबर
वन। अब इस पोयम का नाम क्या है? फेबल ऑफ द मरमेड एंड द ड्रंक्स, यानी कि मरमेड और ड्रंक्स की कहानी। अब इसमें क्या होता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है पैब्लो नेरूदा ने। और ये जो पोयम है वो क्या बताती है? एक मरमेड की स्टोरी बताती है, जो कहाँ पे आती है? एक विलेज में आती है जो कि सी से बहुत ज़्यादा पास है। तो जब वो आती है ना, तो क्या होता है कि जो एक ड्रंकन मैन होते हैं ना कुछ, यानी कि एक ग्रुप होता है ड्रंकन मैन का, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें वो मरमेड मिल जाती है और वो उसे कहाँ ले आते हैं? अपने वर्ल्ड में ले आते हैं। और उसकी ब्यूटी, मिस्ट्री और उसकी यूनिकनेस से अमेज़ होने के बजाय, यानी कि उसकी ब्यूटी जो है, मतलब कि जो मरमेड है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, मिस्ट्रीफुल होती है और यूनिक होती है। तो उसकी जो ब्यूटी है उससे अमेज़ तो वो नहीं होते, लेकिन वो उसे एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं कि कैसे वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, उसको इधर-उधर करते हैं और उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। अब जो मरमेड है ना, वो क्या करती है, वो विलेजर्स के बीच में रहने की कोशिश तो करती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन क्या होता है थोड़े टाइम में वो समझ जाते हैं कि जो लोग हैं वहाँ के, वो उसके ट्रू नेचर, इनोसेंस और स्पेशल क्वालिटीज़ को नहीं समझ सकते। वो ये एप्रिशिएट नहीं कर पाते कि कैसे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो इससे क्या होता है, इस अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की लैक से क्या होता है कि जो मरमेड है ना, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लग जाती है, डिसअपॉइंटेड फील करने लग जाती है और सेपरेटेड फील करने लग जाती है अपने आसपास के लोगों से। तो क्या होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती। तो एंड में क्या होता है, जो मरमेड है वो क्या डिसाइड करती है कि वो इस गाँव को छोड़ देगी और वापसी कहाँ चली जाएगी? सी में चली जाएगी, जो कि उसका असली घर है। जबकि एक डीपर लेवल पे ये पोयम क्या दिखाती है, ये पोयम जो है वो एक डीपर लेवल पे ह्यूमन सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करती है कि जो मरमेड है वो किसको सिंबलाइज़ करती है इस पोयम में? ब्यूटी को, इमेजिनेशन को, इनोसेंस को, प्योरिटी को और नेचर के वंडर को। लेकिन जो ड्रंकन मैन है इस पोयम में, वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इग्नोरेंस, इनसेंसिटिविटी एंड द इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट थिंग्स दैट आर ट्रूली वैल्यूएबल। यानी कि जो चीज़ रियलिटी में वैल्यूएबल है उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको अप्रिशिएट नहीं करते लोग, इसके ऊपर कहा गया है इस पोयम में। तो इस पोयम के थ्रू हमें क्या बताया कि जो पैब्लो नेरूदा है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, वो अक्सर क्या है, मिसअंडरस्टैंड, रिजेक्ट और मिसट्रीट कर देती है लोगों को जो कि उनसे थोड़े अलग होते हैं, जो उनसे थोड़े यूनिक होते हैं या फिर जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। ये पोयम ये भी दिखाती है कि कैसे कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ टाइम, मतलब कुछ लोग कई बार अपनी सेंस ऑफ इमेजिनेशन, काइंडनेस और ब्यूटी के अप्रिसिएशन को जो है खो देते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो कुछ चीज़ों की, स्पेशल थिंग्स जो उनकी लाइफ में होती है, उनकी ट्रू वैल्यू को समझने में फेल हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो फेबल ऑफ द मरमेड एंड ड्रंक्स है, ये एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल पोयम है जो क्या एक्सप्लोर करती है? थीम्स। कैसी थीम्स? ब्यूटी, इमेजिनेशन, इनोसेंस, एलिनेशन, ह्यूमन इग्नोरेंस एंड सोसाइटी फेलियर टू अप्रिशिएट यूनिकनेस। अब इस स्टोरी के थ्रू जो मरमेड वाली है, नरूटा किसे क्रिटिसाइज करते हैं? ह्यूमैनिटी के लॉस और इमेजिनेशन को। किसमें? मॉडर्न वर्ल्ड में। कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों ने अपनी इमेजिनेशन और ह्यूमैनिटी को खो दिया है। इसी के साथ ये पोयम भी ख़त्म हो जाती है। अब इसकी जो यूनिट 2 की जो चैप्टर 2 है, यानी कि जो पोयम है सेकंड, यानी यूनिट 2 की जो चैप्टर 2 है पोयम, जिसका नाम है नेम्स। तो इस पोयम के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के। वहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड करके इस चैप्टर की समरी को देख सकते हैं। उसके बाद यूनिट 2 का जो हमारा चैप्टर 3 है, जिसका नाम है बेरिड द मिस्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड। इस पोयम में क्या है, ये पोयम जो है वो किसने लिखी है? ये पोयम लिखी है निज़ार कब्बानी ने। किसने लिखी है? निज़ार कब्बानी ने। और ये जो पोयम है एक ट्रिब्यूट है। किसको ट्रिब्यूट है ये बेरियट को ट्रिब्यूट है। जो सिटी कहाँ पे है? ये कैपिटल सिटी है कहाँ की? लेबनान की। और ये किस टाइम लिखी गई थी? जिस टाइम ये सिटी किससे सफ़र कर रही थी? पॉलिटिकल अनरेस्ट, वायलेंस और वॉर से सफ़र कर रही थी। उस टाइम ये पोयम लिखी गई है। तो इस पोयम में जो पोइट है वो क्या एक्सप्रेस करता है? अपना डीप लव, एडमायरेशन और इमोशनल कलेक्शन। किससे है इमोशनल कनेक्शन उसका? किससे प्यार है उसे? किसको एडमायर करता है वो बेरियट सिटी को एडमायर करता है, उससे उसे प्यार है, उससे इमोशनल कनेक्शन है। वो जो सिटी है उसे कैसे डिस्क्राइब करता है? ब्यूटीफुल, लिवली, कल्चरल, कल्चर्ड और फुल ऑफ एनर्जी है वो। ऐसे इस तरीके से वो एक सिटी को देखता है, बेरियट सिटी को। और ये जो सिटी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये कैसे रिप्रेजेंट होती है पोयम में? एक प्लेस, ऐसी प्लेस की तरह से दिखाया गया है जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है, जिसकी आर्ट बहुत ज़्यादा रिच है और जहाँ की ह्यूमन स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा रिच है।
तो सेम टाइम पे क्या होता है, जो पोएट है वो और किस बारे में बात करता है, पेन और सफरिंग के बारे में बात करता है, जो कि उस सिटी ने सही है, जो कि उस सिटी ने एक्सपीरियंस करी है, किसकी वजह से, वॉर की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से, ब्लड शेड की वजह से। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने क्या करा है, सिटी को डैमेज करके उसे बहुत ज़्यादा लॉस दिया है, लेकिन इससे जो उस सिटी की स्पिरिट है, यानी कि उस सिटी का जो जोश है अंदर का, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। अब जो कबानी है वो बेरेट को क्या बोलता है, मिस्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड बोलता है, कि कैसे, इससे वो ये दिखाता है कि कैसे वो उसे एडमायर करता है और कितना ज़्यादा प्यार उस सिटी से वो करता है। तो ये जो टाइटल है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसके प्रति, मतलब उस सिटी के प्रति जो पोएट है उसकी रिस्पेक्ट, उसका अफेक्शन, और उस सिटी में जो वो प्राइड लेता है उसे दिखाया गया है। अब इवन दो जो सिटी है ना वो डीपली बॉन्डेड है, किसके द्वारा, वायलेंस और वॉर के द्वारा, लेकिन फिर भी वो एकदम स्ट्रांग रह के खड़ी रहती है। इससे पोइट क्या दिखाता है कि जो बेरेट है वो क्या है, एक सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है, करेज का सिंबल है, स्ट्रेंथ का सिंबल है, रिजिलियंस का सिंबल है, होप का सिंबल है। इससे जो पोइट है वो ये दिखाना चाहता है। तो जो पोयम है उसके बाद वो क्या, वो फीलिंग ऑफ सैडनेस और ग्रीफ को, जो कि डिस्ट्रक्शन से कॉज हुई है, और फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म और होप को, जो कि फ्यूचर के लिए है, उसको दोनों को कंबाइन करके इस पोयम में दिखाता है। जो पोइट है वो किस चीज़ पे शोक मनाता है, जो कुछ भी उस सिटी ने खोया है उसके लिए शोक भी मनाता है, लेकिन वो ये भी बिलीव करता है कि जो बेरियड सिटी है वो आने वाले टाइम में रिकवर करेगी और कंटिन्यू टू शाइन, यानी कि शाइन करना अपना लगातार छोड़ेगी नहीं। जैसे पास्ट में शाइन करती थी वैसे ही फ्यूचर में भी शाइन करेगी। अब इस पूरी पोयम में जो बेरियट है उसे एक सिटी की तरह दिखाया गया है, जो कि सरेंडर करने से बिल्कुल मना कर देती है, जबकि उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसकी जो स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन है वो किसे इंस्पायर करती है, एडमायरेशन और रिस्पेक्ट को। तो जो ओवरऑल बेरियट द मिस्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड है ये एक पावरफुल पोयम है, किसके बारे में, एक सिटी के प्रति प्यार के बारे में, एक जो वॉर है उसके दर्द के बारे में, और जो ह्यूमन स्पिरिट है उसकी पावर के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, जिसे कि निज़ार कबानी सेलिब्रेट करते हैं किसके थ्रू, बेरियट्स ब्यूटी के थ्रू, उसके करेज, रिलेंस और एबिलिटी टू सर्वाइव इवन ड्यूरिंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि कैसे जो बेरियट सिटी है उसने एकदम हार्ड टाइम्स में भी सर्वाइव किया। तो जो पोयम है वो क्या डिलीवर करती है, एक मैसेज डिलीवर करती है होप का, प्राइड का और एंड्योरेंस का, किसकी बजाय, यानी कि अगर आप सफ़र कर रहे हो फिर भी आपको होप रखनी चाहिए, प्राइड होना चाहिए और एंड्योरेंस होनी चाहिए। इसी के साथ ये वाली पोयम भी हमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यूनिट 2 का जो चैप्टर 4 है जो कि है शुक सिल्वर, ये भी एक पोयम है, और इस पोयम की समरी भी आपको किस में मिलेगी, नोट्स में मिलेगी। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी यूनिट 3 की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनका सेम सब्जेक्ट है वर्ल्ड लिटरेचर का और उसका एग्ज़ाम है, तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। उसके बाद बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ, जिसका पहला चैप्टर है बाल्थसार्स मार्वेलियस आफ्टर नून। अब ये जो चैप्टर है ये क्या है, एक प्रोज है, यानी कि पहली यूनिट में हमारे पास क्या था, पहली यूनिट में सिर्फ स्टोरीज थी जो कि एक ही चैप्टर था उसमें। उसके बाद सेकंड यूनिट जिसमें 4 चैप्टर थे वो चारों की चारों क्या थी, पोम्स थी। उसके बाद यूनिट 3 है जिसका पहला चैप्टर क्या है, बाल्थसार्स मार्वेलियस आफ्टर नून। अब देखो इस स्टोरी में क्या होता है, ये जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी, ये किसने लिखी है, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज ने लिखी है। और ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है, एक पुअर लेकिन टैलेंटेड कारपेंटर जिसका नाम क्या होता है, बाल्थसार। अब जो बाल्थसार होता है वो क्या करता है, अपने बहुत सारे दिन एक स्पेंड करता है किसमें, एक केयरफुली किसमें स्पेंड करता है अपने बहुत सारे दिन, एक लार्ज और ब्यूटीफुल बर्ड केज बनाने में। अब जो है ना वो उस बर्ड केज को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालता है, लेकिन क्या होता है जो केज होता है ना वो क्या होता है एकदम अच्छा भी बनता है, यानी कि एक वंडरफुल पीस बनता है, किस चीज़ का, क्राफ्टमैनशिप का। तो जितने भी लोग टाउन में होते हैं ना वो उस केज को एडमायर करते हैं, किस वजह से, उसकी ब्यूटी, साइज और आर्टिस्टिक डिज़ाइन की वजह से। लेकिन क्या होता है, एक यंग बॉय होता है पीप, यानी कि एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है, पीप। और जो क्या होता है, एक रिच मैन का क्या होता है, बेटा होता है, और उस रिच मैन का नाम क्या होता है, जॉस मोंटेल। क्या करता है वो जो पीप होता है
वो उस केज को देखता है और उसे खरीदने की चाह रखता है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा वो पसंद आ जाता है। तो जब बाल्थासार उस केज को पीप के घर ले आता है ना, तो बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन जो उसका पापा होता है जोइस मोंटेल, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है जब वो उस केज को देखता है। वो कहता है कि उसने ये कभी मंगाया ही नहीं था और उसके पैसे देने से मना कर देता है। वो ऐसी किसी चीज़ पे अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था जो उसने मंगाई हो। तो फिर क्या होता है, जो बाल्थासार है वो नोटिस करता है कि जो पीप है उसे तो वो केज बहुत पसंद है, और अगर वो उस केज को नहीं रख पाया तो वो कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा। तो उस बॉय की हैप्पीनेस को रखने के लिए जो बाल्थासार है वो क्या करता है, एक डिसीजन लेता है कि उस केज को वापसी ले जाने के बजाय वो उस केज को पीप को ही दे देगा, किसके फ्री में ही दे देगा पीप को। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो उस घर को छोड़ देता है, जो टाउन के पीपल होते हैं ना, वो क्या बिलीव करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो बाल्थासार है उसने वो केज बेच दिया बहुत सारे पैसों के लिए। तो इसीलिए जो बाल्थासार है और जो लोग हैं वो उसे एडमायर करते हैं, उसकी सक्सेस को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और जो बाल्थासार है वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को सही भी नहीं करता, और उन लोगों से उसे जो प्रेज़ और अटेंशन मिल रही होती है उसे इंजॉय करता है। उसके बाद क्या होता है, जबकि उसे उस चीज़ के बिल्कुल भी पैसे नहीं मिले होते, फिर भी जो बाल्थासार है वो प्राउड और सेटिस्फाई फील करता है अपने डिसीजन से। उसे ऐसा कुछ चीज़ मिली होती है जो मनी से कई ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। उसे मिली होती है पर्सनल हैप्पीनेस, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये क्या चीज़ हाईलाइट करती है कि डिफरेंस किस बीच में, डिफरेंस वेल्थ और ह्यूमैनिटी के बीच में डिफरेंस, कि कैसे जो जोस मोंटेल है पीप का पापा, वो अमीर तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, रूड है और इनसेंसिटिव है। और दूसरे हाथ पे जो बाल्थासार है वो तो पुअर है लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा काइंड है, जेनरस है और क्या है, कंपैशनेट है। उसके बाद जो बाल्थासार के जो एक्शंस हैं उसके थ्रू हम क्या देखते हैं कि जो गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज है ना, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ट्रू वेल्थ है वो मनी या फिर मटेरियल पोजीशन से नहीं नापी जाती। रियल वेल्थ कहाँ से आती है, काइंडनेस, जेनरोसिटी, कंपैशन और गुड कैरेक्टर से आती है। तो ओवरऑल जो बाल्थासार मार्वेलस आफ्टरनून है वो एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है जो क्या सेलिब्रेट करती है, ह्यूमन गुडनेस, जेनरोसिटी, डिग्निटी एंड आर्टिस्टिक एंड ह्यूमैनिटी आर नॉट अवेलेबल देन मनी एंड मटेरियल सक्सेस। कि कैसे कि कैसे जो काइंडनेस और ह्यूमैनिटी है वो मनी या फिर मटेरियल सक्सेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी ये वाली पोएम जो शॉर्ट स्टोरी है ये प्रोज ख़त्म हो जाता है। यूनिट 3 का चैप्टर 1 था ये। उसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट 3 के चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम क्या है, द ब्लू बुके इसका नाम है। अब ये जो सब्जेक्ट, ये जो चैप्टर है ब्लू बुके, जो नॉवल है ब्लू बुके शॉर्ट स्टोरी, ये किसने लिखी है, ये लिखी है ऑक्टावियो पियाज ने। यानी कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है द ब्लू बुके, ये किसने लिखी है, ये लिखी है ऑक्टेविया पाज ने। तो ये जो स्टोरी है ये किससे कंबाइन कर रही है, रियलिस्टिक इवेंट्स को किसके साथ, स्ट्रेंज और अनयूजुअल सिचुएशंस के साथ, जिससे क्या क्रिएट हो रहा है, एक फीलिंग क्रिएट हो रही है मिस्ट्री, फियर और टेंशन की। उसके बाद हम इस स्टोरी में क्या देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है जब वो हमारे डार्क नाइट में चल रहा होता है तो उसे एक स्ट्रेंजर रोक लेता है अचानक से, और उस स्ट्रेंजर के पास क्या होता है, नाइफ होता है। तो जो स्ट्रेंजर है वो क्या करता है, उस आदमी को बहुत ज़्यादा डराता है, धमकाता है और क्या बोलता है, एक रिवील करता है कि स्ट्रेंज रीज़न फॉर अटैकिंग हिम, यानी कि उसने उसे अटैक क्यों करा उसका एक स्ट्रेंज रीज़न बताता है। तो जो आदमी है वो बताता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसे एक ब्लू फ्लावर्स का बुके चाहिए, और ब्लू फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ढूंढना। तो उसने क्या डिसाइड करा है कि वो उस नरेटर की ब्लू आइज़ जो है ना उन्हें निकाल लेगा ब्लू फ्लावर्स की जगह, और उनको यूज़ करेगा बुके में ब्लू फ्लावर्स की जगह पे। तो जो नरेटर है वो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फ्राइट हो जाता है, यानी कि डर जाता है इस स्ट्रेंज और इरेशनल आइडिया से, और वो रियलाइज़ करता है कि उसकी जो लाइफ है वो डेंजर में है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो क्या होता है, सौभाग्य से फॉर्चुनेटली जो नरेटर है वो क्या मैनेज करता है, अटैकर को कन्विंस करने में मैनेज कर लेता है कि उसकी जो आँखें हैं वो नीली नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो एस्केप कर जाता है बिना कुछ हार में पहुँचाए अपने आप को। अब जो नरेटर है ना वो वैसे तो इंसिडेंट से बच जाता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक इमोशनल इम्पैक्ट डालता है। वो उस रात को अच्छे से नहीं भूल पाता और बहुत ज़्यादा उसे डर लगता है।
तो जो स्टोरी है वो क्या एक्सप्लोर करती है, इंपॉर्टेंट थीम, कौन सी इंपॉर्टेंट थीम एक्सप्लोर करती है? वॉयलेंस, फियर, ऑब्सेशन, इंटरेशनल बिहेवियर और ह्यूमन डिज़ायर। जो ब्लू बुके है ये किसे सिंबलाइज कर रहा है? एक इम्पॉसिबल या फिर अनरियलिस्टिक डिज़ायर को। और जो स्टोरी है वो क्या सजेस्ट कर रही है कि डेंजर और वॉयलेंस दोनों ही हमारी ऑर्डिनरी लाइफ के सर्फेस के नीचे एग्जिस्ट कर सकती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी का, कि ये जो लाइन है ना ये रियलिटी और ड्रीम के बीच की लाइन को ख़त्म कर देती है। अब ओवरऑल जो ब्लू बकेट है वो क्या है, ब्लू बॉके है वो क्या है, एक पावरफुल स्टोरी है किसके बारे में? फियर, ऑब्सेशन, वायलेंस और इरेशनल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में है। अब जो है वो एक सिंपल लेकिन अनयूजुअल इंसिडेंट है। अनरियलिस्टिक डिज़ायर जो है वो कितनी डेंजरस हो सकती है ये दिखाया गया है इसके लिए, और कैसे हमारी जो ऑर्डिनरी लाइफ है वो अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और फ्रेटनिंग बन सकती है ये दिखाया गया है। इसी के साथ हमारी यूनिट 3 की चैप्टर सेकंड जो है, जो प्रोज है, वो भी ख़त्म हो गया विद द ब्लू बकेट। तो अब बढ़ते हैं यूनिट 3 के चैप्टर 3 की तरफ, जिसका नाम है डीकोलोनाइजिंग द माइंड। और इसके अंदर दो पार्ट है, इंट्रोडक्शन टूवर्ड द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रगल, और सेकंड पार्ट है द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। अब ये जो दो प्रोज हैं, यानी कि एक ही प्रोज के जो दो पार्ट्स हैं, इनकी जो आपको समरी मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी आपको पता ही है। इनकी समरी भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके बाद बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे PYQ को एनालाइज करके हमने बनाए हैं। और ये भी आपको मैं आप करा देता हूँ एक दो, और बाकी के आपको मिल जाएंगे अपने नोट्स में। उसके बाद चलो देखते हैं, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम इन चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ढूंढते हैं जो कुछ साल रिपीट हुए, या कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उस हिसाब से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जो आपकी पेपर में आने की फुल गारंटी होती है। तो इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइटल ऑफ द फेबल एंड ऑफ द मरमेड एंड द ड्रंक्स। कि हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, टाइटल पे, किसके टाइटल पे, फेबल ऑफ द मरमेड एंड द ड्रंक्स, इसके टाइटल पे। अब जो फेबल, अब देखो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी हम जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपने आंसर में क्या लिखना होता है, एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें हम जिस बारे में भी बात कर रहे हैं उसके थोड़ा सा इंट्रो देना होता है। तो जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं फेबल ऑफ मरमेड एंड ड्रंक्स के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि जो टाइटल द फेबल ऑफ द मरमेड एंड द ड्रंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स रीडर्स एन आइडिया अबाउट द मेन थीम ऑफ द पोएम। कि ये जो टाइटल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडर्स को एक आइडिया देता है इस पोएम की मेन थीम के बारे में। अब ये हमें टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस भी करा देता है, जिसका जो होते हैं द मरमेड, और जो ड्रंकर्ड्स होते हैं जो उनका ग्रुप होता है उससे भी हमें इंट्रोड्यूस करा देता है। और क्या दिखाता है, उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है ये हमें जो टाइटल है वो। उसके बाद देखो, अब जो टाइटल है वो और क्या सजेस्ट करता है कि जो पोएम है वो एक लेसन कंटेन करती है ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी के बारे में। अब जो मीनिंग ऑफ द वर्ड फेबल है ना, उसकी मीनिंग क्या है, फेबल जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है। तो जो फेबल वर्ड है वो एक शॉर्ट स्टोरी जो मॉरल लेसन सिखाती है, ऐसी शॉर्ट स्टोरीज को रिफ़र करता है। और इस वर्ड के यूज से जो पैब्लो नेरूदा है वो क्या दिखाना चाहता है कि जो पोएम है वो एक सिंपल स्टोरी से कहीं ज़्यादा आगे है। ये एक डीपर मैसेज कंटेन करती है ह्यूमन नेचर और सोसाइटी के बारे में। और जो टाइटल है ये क्या इनकरेज करता है रीडर को कि अपने पीछे हो रहे इवेंट्स को देखो और इन्हें उनकी ट्रू नेचर को समझो। अब द मरमेड ऐसा सिंबल, कि इस पोएम में जो मरमेड है वो किस चीज़ का सिंबल है। तो जो मरमेड है वो किसको सिंबलाइज करता है, जो मरमेड है वो सिंबलाइज करता है हमारा ब्यूटी को, इनोसेंस को, इमेजिनेशन को और वंडर्स ऑफ नेचर को। अब जो मरमेड है वो एक मैजिकल और अनयूजुअल वर्ल्ड से बिलोंग करती है, जो कि हमारी ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब उसके अराइवल से क्या होता है, कुछ स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस गाँव में आ जाता है, और थ्रू द मरमेड, उस मरमेड के आने से उस गांव में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल आ जाता है। अब मरमेड के थ्रू जो नेरूदा हैं वो क्या दिखाते हैं, ब्यूटी और क्रिएटिविटी दिखाते हैं लोगों की, जो कि पीपल ऑफन फेल टू अप्रिशिएट। कि कैसे कई लोग कई बार जो है ब्यूटी और जो यूनिकनेस या फिर ब्यूटी और
क्रिएटिविटी होती है वो लोग दिखा नहीं पाते, उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाते। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा द ड्रंकर्ड्स सिंबल, कि जो ड्रंकर्ड्स हैं वो किस चीज़ का सिंबल है। अब जो ड्रंकर्ड्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इग्नोरेंस, इनसेंसिटिविटी और सेल्फिश ह्यूमन बिहेवियर। अब वो लोग क्या नहीं समझ पा रहे, वो समझ भी नहीं पा रहे और अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहे किस चीज़ को, मरमेड की ब्यूटी और उसकी यूनिकनेस को। अब उसे रिस्पेक्ट करने के बजाय वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको बैडली ट्रीट कर रहे हैं। तो उनके थ्रू जो नरूडा है ना, वो ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है जो किसी चीज की ट्रू वैल्यू या फिर ब्यूटी नहीं समझ पाते। अब ट्रू कैरेक्टर, जो दो कैरेक्टर्स इस पोएम में हैं उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट है, वो कैसे दिखाया गया है। तो द टाइटल ब्रिंग्स टुगेदर टू completely opposite characters. The mermaid represent beauty, innocence and imagination, while the drunkards represent ignorance, cruelty and lack of understanding. कि कैसे ये टाइटल दो बहुत ही अपोजिट कैरेक्टर्स को एक साथ ला रहा है, कि कैसे जो मरमेड है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटी, इनोसेंस और इमेजिनेशन को, जबकि जो ड्रंकर्ड्स हैं वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इग्नोरेंस, फैमिली, इग्नोरेंस, क्रूअल्टी और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी जो कॉन्ट्रास्ट है ये क्या करता है, ये पोएम में मेन कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है और इससे दिखाया जाता है कि कैसे जो अच्छी चीज़ है, जो ब्यूटीफुल चीज़ें या फिर गुड चीज़ें हैं, वो कई बार हमारी सोसाइटी में क्या करती है, सफ़र करती हैं और हम उन्हें नहीं समझ पाते। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी, कि कैसे ये जो टाइटल है, ये जो पोएम का टाइटल है, एक सोसाइटी को एक तरीके से क्रिटिसाइज करता है और ह्यूमन बिहेवियर को एक तरीके से क्रिटिसाइज करता है, कि कैसे जो ड्रंकर्ड्स हैं वो मरमेड को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसे डिफरेंट या फिर स्पेशल समझ रहे हैं। अब कुछ लोग जो है वो अपने प्लेजर या फिर इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। अब लेकिन जो नरूडा है वो इस सिचुएशन को हाइड करती है, उस सिचुएशन का यूज़ किस लिए करती है, उस सिचुएशन को हाईलाइट क्यों करती है, लैक ऑफ कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग हमारी सोसाइटी में दिखाने के लिए, कि कैसे हमारी सोसाइटी में लैक ऑफ कंपैशन या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद मैसेज कन्वेड बाय द टाइटल, यानी कि ये जो टाइटल है क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट मॉरल लेसन कन्वे कर रहा है, किस बारे में, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग या फिर अप्रिसिएशन के बारे में। अब जो ये इनकरेज कर रहा है रीडर्स को किस बारे में, कि वो ब्यूटी, इमेजिनेशन और यूनिकनेस है, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, ना कि उसे इग्नोर करें। अब एक मरमेड के एक्सपीरियंस के थ्रू जो पोएम है वो लोगों को क्या सिखा रही है, कि कैसे और ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा ओपन माइंडेड होना चाहिए। अभी जो टाइटल है क्लियरली क्या दिखा रहा है, दोनों की स्टोरी और उसके पीछे का डीपर मैसेज दिखा रहा है। अब जो कंक्लूजन है, अब देखो कोई भी क्वेश्चन हमने लिखा उसका आंसर लिखने बैठे तो सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद जितने भी पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं आंसर में तो वो सारे पॉइंट लिखो। उसके बाद लास्ट में क्या करो, कंक्लूजन लिखो एक। अब इसके कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे, इसके कंक्लूजन में हम कहेंगे कि जो स्टोरी है फेबल और द मरमेड एंड ड्रंकार्ड्स इज वेरी सुटेबल, कि ये जो टाइटल है ये बहुत ज़्यादा सुटेबल है इस पोएम के लिए, क्योंकि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, मेन कैरेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है, उनकी थीम को रिफ्लेक्ट करता है, उनके सिंबल को रिफ्लेक्ट करता है, उनके मैसेज को रिफ्लेक्ट करता है अपनी पोएम में। तो ये क्या हाईलाइट करता है कि ब्यूटी और इग्नोरेंस जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है किस बीच में, और ये क्या हेल्प करने में हेल्प करता है रीडर्स की, नेरूडर्स की क्रिटिसिज्म को समझने में सोसाइटी की, ये हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। और ये टाइटल हमें और किस बारे में रिमाइंड कराता है, कि जो किसी भी आदमी या किसी भी व्यक्ति की जो गुडनेस, इमेजिनेशन और ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसको हमें कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए और कैसे उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्सुला इन बाल्थाज़ार्स मार्वेलस आफ्टरनून। अब इसके आंसर में आपको पता ही है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में किसके बारे में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम अर्सुला के बारे में। उर्सुला कौन था, उर्सुला इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर इन बाल्थाज़ार मार्वेलस आफ्टरनून रिटन बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज। अब देखो हमने बता दिया किस नॉवल से था, किस पोएम से था या किस प्रोज से था, और उसका राइटर कौन था। उसके बाद वो थी कौन, शी इज़ बाल्थाज़ार्स वाइफ एंड हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय देयर फैमिलीज। अब उसका इंट्रोडक्शन कि वो थी कौन, वो थी बाल्थाज़ार की वाइफ, और वो क्या बताती है हमें
कि फैमिली में क्या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही थी। ऑल्दो हर रोल इज स्मॉल, शी रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रू हर कैरेक्टर द ऑथर हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ पुअर फैमिली। कि उसका रोल तो छोटा ही था, लेकिन वो क्या दिखाती थी, प्रैक्टिकलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है इसमें। और उसके कैरेक्टर से हम क्या देखते हैं कि ऑथर क्या हाईलाइट करता है उसके कैरेक्टर से कि पुअर फैमिलीज कैसे स्ट्रगल करती हैं। उसके बाद देखो, अब प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वुमेन, कि जो अर्सुला थी वो एक प्रैक्टिकल और सेंसिबल वुमेन थी, जो क्या समझती थी, एवरीडे लाइफ की रियलिटीज़ को समझती थी। वो जानती थी कि उसकी जो फैमिली है उसे पैसों की ज़रूरत है, किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। इसलिए वो सिर्फ सपने नहीं देखती थी, अनलाइक पीपल हु ओनली ड्रीम, शी फोकस्ड ऑन रियल प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। कि मतलब वो सिर्फ सपने नहीं देखती थी, बल्कि रियल प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन पर भी फोकस करती थी। उसकी जो प्रैक्टिकल थिंकिंग थी वो दिखाती है कि पुअर फैमिलीज क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, कंसर्न फॉर फैमिली वेलफेयर, कि जो अर्सुला है वो डीपली कंसर्न्ड है किसके बारे में, अपनी फैमिली के फ्यूचर और वेलफेयर के बारे में। वो क्या करती है, क्या होप करती है कि जो बाल्तजार है वो बर्ड केज को बेच दे और एक अच्छा खासा पैसा कमा ले। लेकिन जो मनी, ताकि जो पैसा उनके उससे आएगा वो उनकी डेली नीड्स और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे इम्प्रूव कर सकें। उसकी जो कंसर्न है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि जो वुमेन है पुअर फैमिलीज़ की, वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करती हैं। उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ बाल्तज़ार्स टैलेंट, कि जो अर्सुला है वो पैसों के बारे में तो सोचती है, लेकिन वो बाल्तज़ार की जो स्किल और टैलेंट है एज अ कारपेंटर उसे भी बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। वो जानती है कि जो बर्ड केज है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली बनाया है और लोगों को इम्प्रेस कर रहा है, लेकिन वो इस बात पर प्राउड है कि उसके बीवी की जो उसके जो पति की क्राफ्टमैनशिप और हार्डवर्क पर भी वो प्राउड फील करती है। और सेम टाइम वो चाहती है कि उसके जो पति का टैलेंट है वो उसको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी फैमिली को दे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट विद बाल्तज़ार्स कैरेक्टर, जो अर्सुला की पर्सनैलिटी है वो बाल्तज़ार की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो बाल्तज़ार है वो जेनरस है, काइंड है और इमोशनल है, जबकि जो अर्सुला है वो केयरफुल, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है। तो जो बाल्तज़ार है वो अपना केज दे देता है बिना पैसों के, लेकिन जो अर्सुला है वो क्या प्रेफर करती है कि वो उस केज को देता नहीं बल्कि बेच देता। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है उन दोनों के बीच में, आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी में। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉवर्टी। ये जो अर्सुला है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उनके स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करती है जो लोग गरीबी में रह रहे हैं। वो समझती है कि हर छोटी अमाउंट जो मनी है, मतलब मनी की जो छोटी से छोटी अमाउंट है वो भी उनके सर्वाइवल के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो वरीज है उसकी कि उसके फाइनेंशियस के लिए, फाइनेंशियस से लेके, वो सेल्फिश नहीं है बल्कि नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब उसके कैरेक्टर के जरिए जो मार्कस है वो क्या दिखा रहे हैं कि जो पॉवर्टी है वो लोगों के डिसीजन और प्रायोरिटीज़ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। अब कंट्रीब्यूशन टू स्टोरीज थीम, कि अर्सुला का जो रोल है वो स्टोरी की थीम में क्या कंट्रीब्यूशन देता है। तो वो स्टोरी की थीम को जेनरोसिटी, डिग्निटी और इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो दिखाता है, उसे डेवलप करता है। और उसकी जो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट है वो बाल्तज़ार की काइंडनेस और सेल्फलेस से और ज़्यादा हटके है, उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। तो इन दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करके जो रीडर्स है वो जेनरसिटी की वैल्यू को और अच्छे से समझ पाएंगे। उसकी जो प्रेजेंस है वो स्टोरी की इमोशनल और सोशल मैसेज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है। अब उसके बाद देखिए, क्वेश्चन के एंड में हमें पता है आपको क्या लिखना है, आंसर में एंड में हमें आंसर के एंड में लिखना है एक कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि जो अर्सुला है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल वुमेन है, जो स्टोरी में रियलिटी लाती है, यानी कि जो स्टोरी में रियलिटी लाती है, रियलिज्म लाती है। तो अर्सुला इज अ केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिकल वुमेन हु ब्रिंग्स रियलिज्म टू द स्टोरी। Through her concern about money and family welfare, Marquez highlight the difficulty of poverty in everyday life। कि उसकी जो कंसर्न है उससे वो क्या दिखाना चाहते हैं राइटर, कि वो अपनी फैमिली के वेलफेयर और मनी के बारे में कितना ज़्यादा सोचती है और पॉवर्टी में कितनी ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका जो कॉन्ट्रास्ट है बाल्तज़ार से वो क्या हेल्प करता है रीडर्स को अंडरस्टैंड करने में, कि जो स्टोरी की थीम को है मोर क्लियरली, यानी कि उसका जो पर्सनैलिटी है उससे वो समझ पाते हैं रीडर्स की जो स्टोरी की थीम है वो क्या है और अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए अर्सुला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डिस्पाइट हैविंग अ सपोर्टिंग रोल। की सपोर्टिंग रोल के होने के बावजूद भी जो अर्सुला है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है। इसी के साथ हमारे ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब देखियो इसके बाद तो बाकी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम बहुत कम है और इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है,
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी किसी भी वीडियो को ओपन करना है, देन आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक और यहाँ तक कि डीएलएड के भी नोट्स मिलते हैं। तो आपको DUSL के नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर DUSL के जो नोट्स है इसके लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका सेमेस्टर कौन सा है। लेट्स सपोज हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हम 4th सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे, हमको 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। तो जैसे आप 4th सेमेस्टर पर क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पर आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो आप हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे, अगर आपको इंग्लिश मीडियम के चाहिए देन आप इंग्लिश मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। लेट्स सपोज हम डाउनलोड करने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इसके नोट्स को और ये हमें चाहिए हिंदी मीडियम में, तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पे एंड डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप कंपेयर करो अदर यूट्यूबर्स के मुकाबले तो उनके जो नोट्स होते हैं वो 200 से 300 के होते हैं, लेकिन वही हम आपको ओनली 49 रुपीज़ में ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट है। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें ये कमेंट करते हैं कि आप नोट्स को फ्री कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खुद भी चाहते हैं कि हम आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हमारा जो चैनल है वो उतना बड़ा नहीं है अदर्स यूट्यूबर्स के मुकाबले। अगर आप उनके कंपैरिजन करोगे तो उनके जो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 50,000 लाख व्यूज़ आते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर हमारे भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1 से 2 लाख भी पहुँचते हैं और हमारे वीडियो पर 50,000 30,000 भी व्यू आते हैं तो हम आपके लिए नोट्स को फ्री कर देंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है और आपका ये सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और 49 रुपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और आप इजीली इसे परचेज़ कर सकते हो, इतना महंगा नहीं है। और आप खुद सोचिए, आप किसी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स चाहते हो वो भी 49 रुपीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में सेमेस्टर रिपीट कर देते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और मैं यही प्रे करूँगा कि आपके जो सेमेस्टर है उसमें अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप हमारी PDF को परचेज़ कर सकते हो, वो भी 49 रुपीज़ में। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नोट्स हैं वो एकदम इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है। अगर आप 1 से 2 बार पढ़ते हो तो आपको सारे के सारे आंसर्स याद हो जाएंगे। जैसे आप हमारे PDF नोट्स को डाउनलोड करते हो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है वर्ल्ड लिटरेचर। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपका लेटेस्ट सिलेबस, देन एग्ज़ाम पैटर्न। और इसके बाद आपको हमारी समरी मिलने वाली है यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट की समरी, जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सकें। जैसा कि आप देख सकते हो हर एक यूनिट की इसमें समरी आपको मिलने वाली है विद इमेजेस, जिससे कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और इसके जो